नमस्कार, बहस के सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। 2024 के महाजंग में अब बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। हाल के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी नारे को एक नई परिभाषा दे दी है। अपनी गारंटी से जोड़ते हुए मोदी बार बार लगातार देश के विकास, देश की अर्थव्यवस्था और देश की अवस्था को अपनी दी हुई गारंटी से जोड़कर विपक्ष को अभी से बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी कि उनकी तीसरी पारी में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब सवाल है कि क्या मोदी के ये तमाम वादे 2024 के सबसे बड़े मुकाबले में बीजेपी के काम आएंगे? क्या विपक्ष के पास मोदी की गारंटी वाले ताले की कोई चाबी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीद से भी अच्छे नतीजों के बाद बीजेपी बम बम है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पर यहाँ की जनता ने मुहर लगा दी है। 2024 के फाइनल मुकाबले से पहले सियासत के सेमीफाइनल में बम्पर जीत के बाद ये शोर तेज हो चुका है कि मोदी है तो जीत है, ये मोदी की गारंटी है। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में हीरा के सबसे बड़े बाजार का उद्घाटन किया। मौका बड़ा था, मामला अर्थव्यवस्था के विकास से सीधा जुड़ा था। लिहाजा पीएम ने फिर से ऐलान किया कि आने वाले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्राफ ऊंचा छलांग लगाने वाला है। भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सूरत में अपने इस बयान से प्रधानमंत्री ने 2 लक्ष्य पर एक साथ निशाना साधा। पहला ये कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और दूसरा ये कि 2024 से 2029 के बीच में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2013 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 10 पर थी, जो आज 5वें पायदान पर है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा दावा किया है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी सभाओं से पीएम ने ऐसे बयानों का पिच सेट कर दिया था। 2024 के भिड़ंत से पहले प्रधानमंत्री ने खुद को मुकाबले में सबसे आगे कर लिया है और अभी से विपक्ष को चुनौती दे दी है। 3 राज्यों में बीजेपी से मात खाने वाली कांग्रेस फिलहाल सरकार को संसद सुरक्षा चूक मामले में घेर रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मामले में संसद में आकर बयान दें। इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते? 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी और पीएम मोदी के हौसले बुलंद हैं, जबकि कांग्रेस को फिर मुकाबले के लिए नई रणनीति बनाने का चैलेंज है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि जनता उनके नाम के पीछे खड़ी है और वो इसे अपनी जीत की गारंटी भी मान रहे हैं। सूरत से संजय राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास
खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। अजय आलोक प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हैं, अभय दुबे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं, अश्विनी महाजन जो कि अर्थशास्त्री हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विकास शर्मा आर्थिक मामलों के जानकार हैं। इनसे भी समझेंगे कि आखिरकार जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, भारत उसके कितने करीब पहुंचा है ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस गारंटी को समझ लेते हैं। अजय आलोक जी। अर्पिता जी, गारंटी मतलब चार चीज, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं कहता हूं मोदी की गारंटी है तो चार चीज है। वो चार चीज क्या होती हैं कि आपकी नीयत क्या है, आपका नेतृत्व क्या है, और आपके इरादे क्या हैं, और आपके काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नेता, नीयत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड, इन चारों के अगर कसौटी पे मोदी जी को आप देखेंगी तो 22 वर्षों में एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर को जो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। लोग कैसे इसको मानते हैं? जब कोरोना काल की शुरुआत हुई उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज देंगे, वो आज भी दे रहे हैं। तो इसलिए जब दोबारा उन्होंने घोषणा की कि 5 साल और देंगे तो लोग मानते हैं कि मोदी देंगे। 4 करोड़ घर जब उन्होंने दे दिए बना के, तो जब मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ और घर बना के देंगे तो लोग मानते हैं कि हाँ मोदी देगा। तो ये जो काम करने का बरसों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति 370 हटाएंगे, ये हटा के दिखा दिया। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनने की तमाम अड़चनें दूर की और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, आज राम मंदिर बनने जा रहा है। एक पर एक देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को कैसे पहुंचाना है, देश को इस कोरोना के इस काल में देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल के आज विश्व की प्रमुख 5 अर्थव्यवस्था में ले आना, ये कहते हैं नियत। और नियत से कोई भी किया हुआ, अच्छी नियत से कोई भी किया हुआ काम कभी खराब नहीं होता है, और इसी को काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं। और जो विरोधी कहते हैं ना कि मोदी में कुछ है, तो ये कुछ क्या है, इसको आज तक ये लोग डिकोड नहीं कर पाए। वो कुछ ये है कि इस कुछ में सिर्फ काम करने की प्रवृत्ति है, ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति है, छुट्टी नहीं लेने की प्रवृत्ति है, झूठ मूठ का क्रिटिसिज्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, अनावश्यक अनर्गल बातें करने की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, अपने काम को ज्यादातर देश के प्रति समर्पित करने की प्रवृत्ति है, और अपने आप को देश में खपाने की चाहत है, जो आज तक खपाते हैं। समझना चाहूंगी अजय जी, आपने एक तरफ ये बताया कि किस तरह जो वादे और दावे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से वो पूरा करते हैं। राशन लगातार जो मुफ्त योजना है राशन बांटने की, वो प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया जा रहा है। तो अगर अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है तो ये आंकड़े भी तो कम होने चाहिए। एक तरफ जनता को राशन भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है, यानी गरीबी है तभी उनको राशन भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है, ये सारी चीजें साथ कैसे चल रही हैं फिर? नहीं, अब मैं बताता हूं। राशन देना मतलब ये नहीं हुआ कि हम गरीबों को कोई मदद कर रहे हैं। अर्पिता जी, आप भी जानती हैं कि 5 किलो राशन से किसी व्यक्ति का 300 दिन का घर नहीं चल सकता है। ये एक सबल है, ये एक सहारा है सरकार की तरफ से। ये लोगों को जताने की एक कोशिश है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अर्थव्यवस्था मजबूत मैं इसलिए कहता हूं कि हुई है कि आप बताइए कि देश में इतने सारे एक्सप्रेसवेज का निर्माण हुआ, देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई, देश में रेलवे ट्रैक्स की संख्या दुगनी हो गई, देश में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे देखेंगे तो इतना काम हुआ, तो आप सोचिए कि कितनी नौकरियां जनरेट हुई होंगी। अगर हम कहते हैं कि जनधन खाते 48 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, आज भी उन जनधन खातों के तहत अगर हम किसान सम्मान निधि योजना 2 लाख करोड़ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए गया है डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से। इतने पैसे हमने बचाए बिचौलिया और दलाली से। लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि 5 किलो एक केवल किसी के घर को पूरे महीने चला नहीं सकता। आप ये भी कह रहे हैं कि ये केवल एक सबल करने की योजना है। तो क्या ये योजना वाकई एक सबल है? ये जनता से कनेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, उसके लिए सर यही रास्ता क्यों? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब अर्थव्यवस्था स्ट्रांग करने की बात हो रही तो आज इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज यही बात बार बार हो रही कि बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए, महंगाई दूर हो जानी चाहिए। मेरा सवाल आरबीआई के हालिया सर्वे को लेकर है अजय जी, अगर आपने सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों के सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। जिस तरह से नवंबर में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, उससे चिंता बढ़ी है। आप मानते हैं ये? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता तो हूं कि नवंबर में साथ कैसे चल रहा है, मुझे ये समझाइए। एक तरफ राशन दी जा रही है, दूसरी तरफ आप आरबीआई का ये सर्वे आ रहा है, रेपो रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, कुछ कम ऐसा हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है। ये सारी कुछ साथ कैसे चल रहा है, मुझे ये बता दीजिए। इन सारे चीज को बैलेंस करने का नाम ही है अर्थव्यवस्था को आप किस एंगल से देखते हैं, एक समाजवादी दृष्टि से देखते हैं या एक कैपिटलिस्ट की दृष्टि से देखते हैं।
हम यहाँ अर्थव्यवस्था को भारत की दृष्टि से देख रहे हैं, उसी की दृष्टि से चला रहे हैं। आरबीआई कहता है कि ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। रेपो रेट अगर बढ़ते हैं तो कभी भी अभी तक ब्याज रेट नहीं बढ़े, इंटरेस्ट रेट हमारा नहीं बढ़ा है। आप ये देखिए कि होम लोन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं इंगित करता है कि लोगों में कैपेसिटी बढ़ी है देने की। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल के आए, एपीएल में आए। इसका मतलब क्रय संख्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हमारा टारगेट आज के डेट में ये 5 किलो अनाज जो है, ये 13.5 करोड़ के लिए नहीं है, ये अभी भी उन 10 करोड़ लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जिसके लिए जो लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, उनको और कैसे ऊपर बढ़ाया जाए, उनके लिए किस तरह का एक वातावरण तैयार किया जाए ताकि वो बिजनेस कर सकें। आज बिना गारंटी के बैंक लोन मिल रहा है, रेडी वाले को, पटरी वाले को, एक आम व्यवसाय करने वाले को, जो बैंक में जाने से कतराते थे। आप जाके देखिए, बैंक का एनपीए भी घटा है, बैंक में लोन लेने वालों की संख्या भी घटी है, क्योंकि सारा सरकार डायरेक्ट जिम्मेदार है। तो ये सब चीज का ट्रिपल इफेक्ट अर्पिता जी, ये 2-3 महीने, साल भर में नहीं आता है। ये सब चीज का ट्रिपल इफेक्ट 6-7 साल में आता है। नोटबंदी के उदाहरण देता हूं मैं आपको। नोटबंदी हुई थी तो चौतरफा आलोचना हो गई, लाइन में खड़ा कर दिया, मार दिया, तो ये कर दिया, तो मोदी जी कह रहे हैं 6 महीने दे दो। आज उस नोटबंदी का इफेक्ट आप देखिए कि उस नोटबंदी के कारण आज हमारा टैक्स पेयर बेस बढ़ के लगभग 10.5 करोड़ हो गया, जो कि 3.5 करोड़ होता था 2016 में। आज उस नोटबंदी के कारण भारत विश्व की नंबर 1 डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया। आज हम गूगल पे, भीम ऐप, तमाम तरह के यूपीआई, ये गांव-गांव, शहर, कोने-कोने, कस्बे में होते थे, जिसके बारे में कभी हमारे महान पूर्व वित्त मंत्री कहते थे, कहा था पार्लियामेंट में, कि लोग कैसे वाईफाई चलाएंगे गांव में। ये एक कोरी कल्पना है। भारत की तरह इमेजिन कीजिए। उन्होंने भारत कभी देखा ही नहीं था। एसी ड्राइंग रूम में बैठ के आप भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उस परिवेश से निकल के आना होगा, जिस परिवेश से हमारे प्रधानमंत्री निकल के आए। ठीक है अभय दुबे जी, उनके पास तो मोदी गारंटी, आपके पास कौन सी गारंटी है? अर्पिता जी, विनम्रता से मैंने 7-8 मिनट सुना है, मुझे भी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। 90 के दशक में एक धारावाहिक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल जी सच से मुंह चुराते थे और सपनों में सुकून पाते थे। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। वो ये बताती कि हिंदुस्तान में 5% लोगों के पास भारत के 60% दौलत पहुंची है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि बॉटम 50% के पास मात्र 3% भारत की दौलत पहुंची है। ये मोदी सरकार का मॉडल है जो 10 साल से चल रहा है। वो बताती है कि बॉटम 50% इनडायरेक्ट टैक्स का 64% पैसा देते हैं। इनइक्वालिटी रिपोर्ट यूएनडीपी की बताती कि हिंदुस्तान एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में वो गरीबी 228.9 मिलियन तक पहुंच गई है। मोदी सरकार की ही रिपोर्ट बताती है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार ने परोसी, जो पिछले चुनाव में रिपोर्ट दबा ली थी, लीक हुई थी, आज तक ने भी बताई, वो सबके सामने देश के आई। मोदी सरकार की रिपोर्ट एनएसएसओ की बताती कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और इनके धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि 4 दशक बाद ऐसा हुआ है कि जो रूरल कंजम्पशन है, जो ग्रामीण भारत की खर्च करने की खाने पर क्षमता है, वो 580 रुपए प्रतिदिन रह गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि महिला और बच्चों की आधी आबादी कुपोषित है। वो खून की कमी के शिकार है, जो 68% तक हो गई है उन 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी बताती है कि साहब कारपोरेट टैक्स कम करके 1,84,000 करोड़ रुपए का बट्टा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगाया और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर 32 तो लाख आपने ये भी करोड़ पढ़ा रुपए होगा, आम उसमें ये भी जनता तो है से कि 6 कमाए। साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंची है। ये पढ़ा कि नहीं सर? अर्पिता जी, बेरोजगारी का हाल उस एनएसएसओ की रिपोर्ट पर गौर कीजिए और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अभी आई है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो 2014 में 52% था, वो घटकर 39% हो गया है। 19 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो हताशा की वजह से काम ही नहीं मांगना चाह रहे हैं। अब ये परिस्थिति हो गई। पार्लियामेंट में लोगों को घुसना पड़ रहा है। वो सुरक्षा में बड़ी चूक, उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। आखिरी बात कहता हूं मैं, अगर प्रधानमंत्री जी बड़ा दावा कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, तो साहब G20 देशों में और ब्रिक्स के देशों में पर कैपिटा जीडीपी हिंदुस्तान की सबसे कम क्यों है? साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से भी कम है हम लोग। हमारी $2,600 प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रति मोदी इस वक्त व्यक्ति वाराणसी में मौजूद हैं और वहां संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख वहां का। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है।
उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा, तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था, मिल गया, 100 लोगों को मिलना था, मिल गया, 1000 गांव में जाना था, चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है, वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई, ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई, तब उसको लगता है अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से हो क्या रहा है। जो बाबू लोग इस काम से जुड़े हैं, जब सुनते हैं, जब मैं भी यहां बैठा हूं सुनता हूं कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था, अचानक मुझे खबर आई 2 लाख रुपए मिल गया। कोई बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे, गैस आ गया, जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। झोपड़ी में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, कच्चे घर में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गए इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए, साहूकार से भी पैसे लेने में दम उखड़ जाता है। ऐसे में बीजेपी अपनी उपलब्धियों को अब हर जगह गिना रही है। अजय आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अश्विनी महाजन, विकास शर्मा का भी रुख करूंगी। आवाज
आवाज ही नहीं आ रही। अजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उन तक आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बीच जरा मैं अश्विनी महाजन जी से सुनना चाहूंगी। सर, तमाम दावे और वादे हर पार्टी हर दल करते हैं कि भारत ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप भारत को कहां खड़ा पाते हैं? किस तरह हम क्या प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं? इकोनॉमी के तौर पे भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए अर्पिता जी, ये तो बात सच है कि भारत अभी 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आया, और जिस प्रकार से जर्मनी जो तीसरे नंबर पर है इस समय 0.4% की दर से नीचे जा रहा है, और 2023 के अंत तक जो जर्मनी की और भारत की जो जीडीपी है उसमें सिर्फ $600 बिलियन का अंतर रह जाएगा, जो 2.5 साल में पट जाएगा। यानी 2026 तक, यानी अगली पारी तक, जैसे मोदी जी कह रहे हैं, तो अगली पारी के बीच में ही यह भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये तो बात हुई कुल मिलाकर के जीडीपी की। लेकिन हमें इसके पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब बात करते हैं तो सभी सेक्टर्स की बात करनी हो। तो जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, लगातार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे जा रही थी। हम जानते हैं कि 2014 तक आते आते हमारा जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 16% रह गया था, और इस बीच में चीन से आने वाले आयातों में 2004 और 14 के बीच में 3000% की वृद्धि हुई थी। स्वाभाविक है, उसके कारण हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। ये सारी दुनिया जानती है, हमें इसमें कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से मेक इन इंडिया पहले हुआ, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत कोरोना काल के बाद, जिस प्रकार से 15 सेक्टर्स में एक पीएलआई स्कीम दे करके और तमाम प्रकार के दूसरे उपाय करके मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा उभारने की कोशिश जो हो रही है, उसका जो असर है वो असर हमारे सामने अब दिखाई देने लगा है। चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल फोन्स हो, तमाम प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं से रोजगार निर्माण होता है। जो आप जानते हैं कि जो रोजगार निर्माण की, ये सभी अर्थशास्त्री जानते हैं इस बात को, अर्थशास्त्र के जितने भी विद्यार्थी वो जानते हैं कि 6 से 7 गुना ज्यादा रोजगार के सृजन की संभावनाएं होती है मैन्युफैक्चरिंग में, सेवा क्षेत्र की तुलना में। हमारा देश सेवा में तो आगे बढ़ रहा था, अभी हम सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से सेवा क्षेत्र के निर्यात बढ़े हैं, सॉफ्टवेयर के निर्यात बढ़े हैं, अभी हम बहुत जल्दी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें, और जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी भी लगभग ठीक ठाक स्थिति में अभी फिलहाल इस तिमाही में मौसमी कारणों से कुछ कमी आई है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने फूड प्रोडक्शन को रखा है, और इसके वजह से हम बड़ी मात्रा में मुफ्त अनाज भी देने की स्थिति में आए हैं, और इसी कारण से हम दुनिया भर में जिस प्रकार से मुद्रास्फीति है, उसमें मुख्य मुद्रास्फीति का जो कारण है वो फ्यूल है और फूड है। फ्यूल में हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से हम फ्यूल में काफी हद तक मुद्रास्फीति को काबू में रख सके हैं, रशिया से बाकी जगह से हम तेल आयात करके। और फूड में जिस प्रकार से हमारी फूड प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, उसके कारण हम मुद्रास्फीति को दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जिन्होंने कभी मुद्रास्फीति सुनी नहीं थी, अमेरिका हो, यूरोप हो, इन लोगों ने यानी अश्विनी जी, जो आप कह रहे हैं, कुल मिला के जो प्रयास अभी सरकार की तरफ से हो रहे हैं वो सही दिशा में हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? सीधा सही। ठीक है विकास जी, आपको भी लगता है जो प्रयास, अभय जी आ रही हो, आपको भी आ रही हो अजय जी, आपको विकास जी लगता है कि जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, जो नीतियां बनाई गई हैं वो सही तरीके से काम कर रही है? और अगर कोई सुझाव आप देना चाहें कि इन अभी जगहों पर सुधार की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, तो अर्पिता जी, मेरे को लगता है कि मैंने अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अर्थशास्त्री जी को सुना। मैं आता हूँ रूट कोज से, जहां से मैं 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप को कनेक्ट करता हूँ, उनको मेंटर करता हूँ। तो अभी हमारे जो जिस स्थिति पर हम हैं आज,
वहाँ थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो अभी जैसे आपका CGTMSE स्कीम हो गया, आपने 2 करोड़ बढ़ाकर मोदी जी ने 5 करोड़ कर दिया, लेकिन ये स्कीम बहुत अच्छी है, बढ़ गया, लेकिन कितने लोगों को इसका फायदा मिला? मैं ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप जानता हूँ जिनको फायदा मिला, और ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप जानता हूँ जो कि बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो अगर जब आप GDP की बात करते हैं तो आप कितने घरेलू उत्पाद अपने देश में बना रहे हैं और हम कितने यूज कर रहे हैं हमारे घर में, हमारे देश में, उसके हिसाब से ये इकोनॉमी डिसाइड करती है। नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, यू कैन पुट एनी नंबर, बट इंपॉर्टेंट इज हाउ यू सी एग्रीकल्चर, हाउ यू सी इंडस्ट्री, हाउ यू सी मैन्युफैक्चरिंग, एंड हम हमारे देश में बने उत्पादों को कितने % ज्यादा से ज्यादा यूज करें, एक्सपोर्ट करें। जैसे अर्थशास्त्री ने बोला था कि हम सर्विस में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सॉफ्टवेयर बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इन सब के हिसाब से बहुत ही बेहतर संकेत हैं। लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उनका असर कितना हो रहा है, शायद वहां कोई कमी रह जा रही है चीजों को बिल्कुल, समझने क्योंकि अगर आप देखें अर्पिता जी, हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो यंगेस्ट हैं, यानी जितने भी हैं, अगर बेंगलोर की गली गली में जाकर के देखें तो हर गली में आपको एक नया स्टार्टअप मिल जाएगा। ठीक है अजय जी, ये सारी चुनौतियां तो है, कोई स्कीम शुरू कर देना, स्टार्टअप शुरू कर देना, लेकिन उसको किस तरह से वो लोगों तक पहुंच रही है, क्या दिक्कतें और आ रही है, उन पर भी आपकी सरकार आगे गौर कर रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, मैं विकास जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं, और उन दोनों की बातों में एक चीज तो आपने देखी होगी कि एक सकारात्मक भाव है। हाँ। मेरा यह मानना है कि बहुत सारी सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, और किसी भी अर्थशास्त्री हो, चाहे समाजशास्त्री हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हो, चाहे न्यूज के लोग हों, एक बात तो सभी मानेंगे कि किसी पॉलिसी का कार्यान्वयन अगर सरकार 60% भी कर दे जनता में, जमीन पे, तो उस पॉलिसी को A1 पॉलिसी कहते हैं। और मुझे लगता है कि जितनी कमी है अगर किसी पॉलिसी में, जैसे स्टार्टअप्स, बिल्कुल उन्होंने कहा कि 1 लाख से ऊपर के स्टार्टअप्स हैं, सारे स्टार्टअप्स वैसे नहीं कर रहे जैसे करने चाहिए, तो उसमें क्या क्या कमी है और सरकार अपने लेवल से क्या क्या कर सकती है, ये पॉलिसी बना के की जा सकती है। इसलिए शायद सिंगल विंडो सिस्टम और तमाम तरीके के यंत्र भी हमारे सरकार ने खोले हैं कि हम कहां से और प्रोत्साहित कर सकते हैं, नई नई निवेश की नीति कैसे लाएं, नए नए बैंकों को कैसे बोले कि उनके लिए सरलीकरण करें, इंटरेस्ट रेट पे कितना कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब तमाम वित्तीय चीजें हैं जिस पे सरकार काम कर रही है। ठीक है। अब आते हैं जरा, पहले कांग्रेस के मेरे मित्र ने काफी कांग्रेस डेटा बैंक ऑफ करप्शन एंड लाइज से जितनी डेटाज निकाल के दी थी, फेक डेटाज, थोड़ा उन पे का पर्दाफाश करते हैं। एक आध का तो आप ही ने कर दिया था एनओसी का डेटा देके। 13.5 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से निकले हैं अभय जी, ये हमने नहीं कहा, IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा। लगता है उस वक्त आपने कान बंद कर लिए थे। आपने एक शब्द बहुत अच्छा बोला, हताशा में बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। अरे हताशा, निराशा और कुंठा तो आपसे छलकती है महाराज, कि 3 राज्य हारने के बाद जहां पे छाती पीट रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, क्या हश्र हुआ, तो उसके बाद कैसे हताशा होती है वो साफ दिखता है। मैं तो अभी और बोलती, अभी प्रधानमंत्री वहां बोल रहे हैं, वो तो अभी मैंने 2 ही लाइन बोला था, उन्होंने आयुष्मान भारत भी ले आया, अब वो आगे जाके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुई है वो लाएंगे, नीम कोटेड यूरिया लाएंगे, गिनते गिनते थक जाइएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में नकारात्मकता भर गई है और हम सकारात्मक ऊर्जा से हैं, और देश अब इसी सकारात्मक ऊर्जा से चलना चाहता है। आपने बीच में एक लाइन और घुसाया, इसी बेरोजगारी के कारण संसद पे अटैक हुआ। आप आतंकवादी हमले को, एक आतंकवादी हमला जिसे दिल्ली पुलिस ने कैटेगराइज किया है कोर्ट में और उसके पीछे अपनी दलील दी है, उसको आप बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि आप मानसिक रूप से दिवाली हो। राहुल गांधी का एक बयान है, बयान के बाद मैं अभय जी आपके पास आती हूँ। राहुल गांधी ने भी सिक्योरिटी, ये जो यहाँ संसद में जो पूरे घटनाक्रम के पीछे के कारण को महंगाई और बेरोजगारी कहा है, क्या कहा, जरा पहले ये सुन लीजिए। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। अबे जी, अगर बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तो जितने रेप हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, ये सारे बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ही हो रहे हैं क्या? अर्पिता जी, सारे चैनलों ने ये बताया। पहली बात तो मैं देश के गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगता हूं कि उस घटना के 6 दिन पहले एक आतंकवादी संगठन ने, एक व्यक्ति ने वीडियो डालकर, पन्नू ने, खालिस्तानी के नाम पर जो आतंकवाद फैलाता है, उसने कहा था कि मैं हमला करूंगा, उसके बावजूद भी लोग घुस गए, इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो लोग बयान तक नहीं देते हैं। मैं बड़ी बात करना चाहता हूं।
आज देखिए इन्होंने स्टार्टअप्स की बात की, आप बदल गए। मुझे पहले ये बता दीजिए अजय जी, मैं इसमें जवाब चाहती हूँ, फिर आप आगे अपनी बात रख लीजिएगा। अभय जी, मैं आपसे सीधा से जानना चाह रही हूँ, ठीक है, एक विपक्ष के तौर पर जो इस संसद में घटना हुई है इसकी निंदा होनी चाहिए, आप इसको लेकर कैसे भी कदम उठाइए, आप इस्तीफा चाहिए, आप माफी चाहिए, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या इसको महंगाई और बेरोजगारी से जोड़कर देखना जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस चश्मे से देख रहे हैं, वो चश्मा ठीक है या चश्मे को पोंछकर सही ढंग से पहनने की जरूरत थी? तो आप बता दीजिए कि वो जो लोग पकड़ाए हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, आपके टेलीविजन ने बाइट बताई जिस महिला की थी कि हमारे ये जो अमन है, ये दमन की वजह से हमारी आवाज मुखरता से उठाने नहीं दी जाती, बेरोजगारी है, ये तो सारे चैनलों ने और अखबार ने प्रकाशित किया, वही बात राहुल गांधी ने की। लेकिन सच पर से पर्दा हटा दिया राहुल गांधी जी ने। उसकी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से कर लिया इन लोगों ने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट कह रही है कि गैर जरूरी चीजों के चीन से आयात से, वो चाहे खिलौने हो, वो चाहे साइकिल हो, एमएसएमई स्पॉइल हो गया। मिंट स्ट्रीट मेमो की आरबीआई की रिपोर्ट बताती कि नोटबंदी के गलत निर्णय से भारत के कर रही थी, जो नारे लगा रही थी कि बेरोजगारी है, 42 साल की उनकी उम्र है, आपकी भी सरकार उस समय थी, तब भी नौकरी नहीं मिली उनको। तो ये जो कदम है ये सही है उठाना, संसद में पहुंच जाए अगर महंगाई और बेरोजगारी है, यानी जितने रेप हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, वो सारे बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप क्राइम को इससे जोड़ के कैसे देख सकते हैं? कोई भी चीज क्राइम है सर। एक बार अर्पिता जी, एक बार साहस जुटाकर जो जिम्मेदार गृह मंत्री है उनसे पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, बयान तक नहीं देते वो तो। और आप हमको सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। मैं बता रहा हूं के घेरे में नहीं खड़ा कर रही हूं, मैं राहुल गांधी के बयान पर जिसमें आप बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं, 10 सेकंड से ज्यादा बोलने ही नहीं देना चाहती है, तो आप फिर जवाब खुद दे दीजिए ना। मेरा जवाब आप दे दीजिए, मुझे देने तो दीजिए ना। बेरोजगारी और महंगाई से मत जोड़िए सर, ये घटना ऐसी है जिस पर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं और जाने भी चाहिए। ये बहुत बड़ी चूक है और आखिरकार कैसे ऐसा हो जाता है कि अंदर इतने लोग घुस जाते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है सर, लेकिन अब जब विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है सर, अगर आप इसको बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ देंगे तो सवाल आपसे भी उठेंगे सर। ये नहीं है कि जो सत्ता में सिर्फ उसी से सवाल पूछिए सर, आप क्यों ऐसे इसको महंगाई और बेरोजगारी से क्यों जोड़ रहे हैं सर? नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कि सुरक्षा में चूक तो है ही सही, मगर जो बात निकल कर आ रही है वो बेरोजगारी की है, वो महंगाई की है। और बलात्कार की आप बात कर रही तो शर्मसार कर देता है आदमी, बलात्कारी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाता है, विधायक बन जाता है और 25 साल की सजा पाता है। ये शर्मसार कर देने वाली घटना उन्नाव हाथरस यहां तक देखी हमने। एक आखिरी बात कहने दीजिए, अभी एक सेकंड अर्पिता जी प्लीज, आपने हर 10 सेकंड में इंटरव्यू किया। मैं एक आखिरी बात आपको लगेगा मैं आपको बोलने अभी का बहुत मौका नहीं दे रही। झूठ परोसा गए हैं। समझ गई सर, ठीक है, बिल्कुल बोल लीजिए। नहीं तो मुझे जो अनइंटरप्टेड समय इनको दिया है, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने कहा PLI स्कीम, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब मोबाइल का बन गया, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, पढ़िए तो सही। सिर्फ असेंबल किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में वो मोबाइल, सारे विदेशों से पार्ट्स ला करके, और वो 6% का जो इंसेंटिव है 1,86,000 करोड़ रुपए का भट्टा हिंदुस्तान को लगा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स क्यों हुआ, MSME कोलैप्स क्यों हुआ, RBI ने रिपोर्ट दी, मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए, वो कह रहा है नोटबंदी का गलत निर्णय और गलत तरीके से GST लगाने से हिंदुस्तान का MSME स्पॉइल हो गया, 60 लाख MSME स्थायी रूप से हिंदुस्तान में बंद हो गए। इसका दोष और जिम्मेदार कौन है? ये जो कह रहे थे $100 बिलियन का इंपोर्ट किया चाइना से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ये कर दी है हिंदुस्तान में कि वहां पर रोजगार के अवसर सृजित ही नहीं हो रहे हैं। भारत का जो बैकबोन था उसको खत्म कर दिया। भीषणतम बेरोजगारी और महंगाई की आग में प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया। 5,38,000 करोड़ रुपए जो NCLT का स्कैम है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में मोदी सरकार सेटल कर रही है। 14 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो राइट ऑफ कर दिया गया। 1,84,000 करोड़ रुपए टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को माफ करके हिंदुस्तान का उड़ा दिया और 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम हो गई और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आपदा में अवसर ढूंढिए। ठीक। अर्पिता जी, सबसे पहली बात, अभय जी ये बात समझ लें कि ये नेशनल टीवी का चैनल है, ठीक है ना। यहां मंथरा के कई विलाप करके कोई राजा दशरथ नहीं बैठा हुआ था कि आपकी बात सुन के पसीज जाएगा। तमाम तरह के गलत आंकड़े दे रहे हैं।
सिक्योरिटी लैब से बात हो रही है, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जरा एक बार बताइए, 1991 में जब चुनाव हो रहे थे, 1991 में चुनाव हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी देश की इतनी खस्ते हाल में थी। इतिहास से प्रतिशोध लेते हो, इन 10 सालों की बात करो। एक मिनट चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। सोना गिरवी रख के देश को आज की बात करिए की सरकार को, उस 1991 के चुनाव में 10 सालों की बात करिए, क्या हाल कर दिया? वो क्या बेरोजगारी की वजह से हुई? 155 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बेरोजगारी की वजह से हुई? डुबा दिया। 2001 में पार्लियामेंट पे हंगामा हुआ था, वो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुआ था। इकोसिस्टम बनाते हैं आप लोग। अरे आज बेरोजगारी की वजह से घुसे लोग पार्लियामेंट में, सारे चैनलों ने अखबार में बताया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा कम हो गया। ये मैं नहीं बता रहा हूं, एक आदमी आता है मैसूर से, एक आदमी आता है उठ के जिसने बताया हिंदुस्तान में, एनएसएसओ ने बताया कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी लिबरल इकोसिस्टम की ये कहानी है। करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की आग में आपने झोंक दिया और महंगाई और मुट्ठी भर धरना से कोई मतलब नहीं है। या तो आप ये बता दीजिए कि वो जवाब दिए बिना बच जाए। बेशर्मी बहुत से गंभीर आरोप लगाए करते सर, जवाब ले लेने दीजिए ना अजय जी से। रुक जाइए सर प्लीज। वो ये बार बार आरोप अजय जी आप पे लगता है, बीजेपी पार्टी पर लगता है कि करोड़ों रुपए जो हैं बड़े कारोबारियों उनके माफ हो जाते हैं और छोटे लोगों के कर्ज नहीं माफ होते। ऐसे तमाम सवाल अभय जी ने आपसे पूछ डाले, उसका जवाब दीजिए। देखिए अर्पिता जी, यहाँ पे तो जितने छोटे कारोबारी हैं, चाहे ये छोटे व्यवसायी हैं, चाहे छोटे किसान हो, चाहे रेहड़ी पट्टी वाले हो, चाहे रोड पे ठेला लगाने वाले हो, आज सब कोई मोदी की गारंटी से लाभान्वित है। इसमें कोई शक है क्या? 48 करोड़ जनधन खाते खुलने के बाद कोई भी आदमी बैंक से बिना गारंटी के 10 लाख लोन ले सकता है। यह संभव था इस देश में क्या, जो आज हो रहा है? 50 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत कार्ड ले चुके हैं, इस देश में संभव था क्या जो कभी हुआ? किसने मना किया था कांग्रेस को? ये तो खाली नारा देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, कांग्रेस की अमीरी बढ़ती चलेगी कि 350-400 करोड़ रुपए अभी भी एक धीरज साहू के यहां मिल रहे हैं। पता नहीं परिवार के यहां छापा पड़ेगा तो क्या मिलेगा, उसका तो कोई हिसाबी किताब नहीं है। देश में ऐसे ऐसे पॉकेट्स बना दिए ना भ्रष्टाचार के, और इनको डर लगता है, इनको बस डर लगता है कि 24 में तो फिर मोदी आएगा, अगले 5 साल क्या करेंगे? इस बार 50 के नीचे जाएंगे, फिर क्या होगा? राज्य एक राज्य जीतते हैं, 5 साल बाद वो राज्य बुरी तरह हारते हैं। कभी आकलन किया क्यों? आज तक कभी दोबारा किसी राज्य में लौट के आए? एक राज्य बताइए तो जरा, पिछले 15 साल में जहां लगातार दोबारा आपकी सरकार बनी हो, एक राज्य बता दीजिए, कोई है? नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में यहां तक डूबे हैं। 5 साल में जनता को समझ में आया था, 1 साल में असलियत। मध्य प्रदेश में 163 जानते हैं मैं क्यों आया? क्योंकि कमलनाथ जी 11 महीने शासन कर चुके थे और 2019 के चुनाव में नोटों की सूटकेस निकलते हुए देखे थे लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से। आप भी मध्य प्रदेश की हैं ना, आप भी तो गवाही होंगे, बोलते क्यों नहीं है? अब नाच नाच के बोलिए ऐसे करके, जैसे नाच नाच के बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगूंगा। बोला ना, कई मंत्रा विलाप मत कीजिए, नेशनल टेलीविजन है, तर्कों के साथ बोलिए। कांग्रेस डेटा बैंक का झूठ यहाँ परोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आप तुम्हारे पे क्या है बोलने के लिए जरूरत है भैया, आराम से नाचोगे तो आवाज आएगी। नाचिए नाचिए आप, देश की जनता आपको नचा रही है ना, राज्य दर राज्य नचा रही है और नचाते ही रहेगी। यही लक्षण रहे तो आतंकवादी हमले को बेरोजगारी और महंगाई बताने वाले कांग्रेस पार्टी, ये आपका आतंकवाद के पीछे इनको छुओ। आज की तारीख में कम्युनिस्ट कांग्रेस एक है। केग ने रिपोर्ट दी कि ये मोदी सरकार के आयुष्मान भारत में मुर्दों तक का इलाज करके पैसे खा गए। सड़कों में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। क्या किया मोदी जी ने? उन तीनों अधिकारियों को हटा दिया। जो भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठाए उसको हटा दो। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का 1000 रुपए किसने किया? आपने। 4 करोड़ 22 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल एक भी गैस का सिलेंडर नहीं भराया। इन्होंने कहा कि हमने मुद्रा के लोन दे दिए। अरे 41 करोड़ मुद्रा के लोन में 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के 28 करोड़ 28,000 एवरेज लोन दिए। 28। अरे झूठे तुम हो, पढ़ते लिखते तुम नहीं हो, डॉक्टर की डिग्री भी तुम्हारी क्या है मुझे पता नहीं। कितने 41 करोड़ मुद्रा के लोन में से 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के हैं। 28,000 रुपए एवरेज लोन दिया। जिसमें भाई मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं जिसमें प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए आप दोनों लोग, प्लीज। पकोड़े का ठेला भी नहीं लगता। के प्रवक्ता हैं आप, नेशनल टीवी पर आप दोनों बैठे पकोड़े हैं, का अच्छा ठेला भी लगता नहीं है। लगता 28,000 रुपए में। डेटा ऑथेंटिकेट कर दें अर्पिता जी, इनको देखिए अध्ययन से। मैं तो बता रहा हूं ना आपको, कांग्रेस यूनिवर्सिटी। अरे मुद्रा के पोर्टल पर जाइए साहब, मुद्रा के पोर्टल पर मिल जाएगा आपको। आपने इतने सारे आंकड़े लेकर आए हैं, जरा एक चीज बता दीजिए मुझे, 2014 से पहले किस पायदान में थी इंडियन इकोनॉमी?
देखिए, भारतीय कहेंगे अपने आप हो अर्थव्यवस्था गया। के पायदान अगर समझनी हो 2014 के पहले, तो अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी थी हमने 15 करोड़ आदिवासियों को सर, जलेबी मत उनके बनाइए ना। वनाधिकार का अधिनियम दिया, सर, मत करोड़ों बनाइए। बच्चों सर, को सीधे शिक्षा सवाल का का जवाब अधिकार देने में दिया। क्या दिक्कत है? मैं आप इतने किसानों आंकड़े को, तो जिसको मुझे लगा ये आंकड़ा प्रधानमंत्री भी जी ने निकाल के लाए होंगे आप। जमीन छीन अबे ली जी, थी ना प्रधानमंत्री सुनिए जी ना, ने। मुझे लगा आप इतने आंकड़े निकाल के लाए तो ये आंकड़ा भी निकाल के लाए होंगे कि 2014 से पहले क्या थी इंडियन इकोनॉमी। तो सुनिए तो सही, मैं ये वो भी बताइए ना सही। आप तो फिर अब वहां की योजना को गिनाने लग गए। 2014 से सर देखिए, यही बात है ना, जब जिसकी सरकार होती है 2014 से हर इंसान ये पहले कहता है कि लगातार इसके वक्त पर सबसे बेहतरीन योजना चली है। उसमें भी आप भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी बता रही देखिए हमने कितने चमत्कार किए, आपको मौका मिलता है तो आप भी बताने लग जाते हैं सर। लेकिन मैं सीधा सा ये जानना चाह रही हूँ, 2014 से पहले इंडियन इकोनॉमी किस पायदान में थी सर? 8% की जीडीपी ग्रोथ थी एवरेज 10 साल की, उठाकर पढ़ लीजिएगा। अब मैं वही तो कह रहा हूं, अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद। $38 बिलियन का इंपोर्ट होता था चीन से। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जिसने 60-70% की वृद्धि किसी देश से इंपोर्ट के लिए कर ली। भारत चीन की सीमा में 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुसकर नहीं बैठा था जब भारत की सरकार थी। वही डोकलाम में जहां पर 71 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया। वही लद्दाख है जहां पर दौलत बेग ओल्डी से नीचे वापिस चीन को हमने भगा दिया था। लेकिन आज वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 तक चीन की सेना अंदर घुसकर बैठी है। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। तो सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत एनडीए 7.2। सर जरा इस पर रुक जाइए एक बार, हमारे साथ अश्विनी महाजन जी भी हैं। सर अगर हम तुलनात्मक ढंग से देख लें, क्योंकि यहाँ दोनों ही दल अपनी अपनी बातें कहते हैं कि भाई देखिए हमारे वक्त पर तो देश बहुत ग्रो कर रहा था। मुझे आप जरा तुलनात्मक बता सकते हैं क्या यूपीए और एनडीए के बीच में अगर हम देखें तो किस तरह तुलनात्मक आप देख रहे हैं, कहां ज्यादा ग्रोथ हो पाई? यूपीए के टाइम पे मजबूत स्थिति में थे क्या एनडीए के गवर्नमेंट के टाइम पे मजबूत स्थिति पे दिख रहे हैं? सर मैं दोनों बातों पर बात रखूंगा कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये दोनों बातें। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि जब 2014 में ये सरकार गई थी, उस समय उससे 2 साल पहले के बीच में जो मुद्रास्फीति थी वो 2 अंकों में चली गई थी। और एवरेज हम निकालते हैं तो वो 8.6% मुद्रास्फीति की दर थी 2004 और 14 के बीच में। और इस सरकार के कार्यकाल में यह 5.7% की है एवरेज। यानी यदि आप हिसाब लगा कर देखेंगे, हम आप देखिए, आप अपना उंगली उठा लीजिए, लेकिन जो सच है वही है कि इन्फ्लेशन का रेट वो वहां 8.6%। दूसरा रुक जाइए अभय जी, अब इनको भी रोकिएगा। जो आपके हक में ना बोले वो गलती बोल रहा हो, ये क्यों सोचते हैं आप सर? ये आंकड़े अर्थशास्त्री हैं सर, अब आप उनको भी चैलेंज कर देंगे। यानी आपके पास जो आंकड़े वही सही है, बाकी तो इसको कोई किसी को जानकारी नहीं है। प्लीज प्लीज भाजपा के अर्थशास्त्री है, पूरा बोलिए ना, अधूरा सच मत बताइए। अच्छा, भाजपा के अर्थशास्त्री सर आपने कौन सा सर्टिफिकेट देख लिया और कहां बांट रहे हैं आप, जो आप बता रहे हैं भाजपा के अर्थशास्त्री है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि अर्थशास्त्री को भी अब आपने भाजपा का बना दिया है। चैनलों आप ही के चैनलों पर कई बार डिबेट में रहा हूं, कई चैनलों पर इनके साथ रहा हूं। सर जो सच्चाई बोले वो सर देखिए, सर अब इसकी तो कोई अगर आप इसको झुठला देंगे, अब आप सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं, भाजपा के हैं, ये आर्थिक मामलों के जानकार नहीं है, ये भाजपा के जानकार हैं। तो सर प्लीज अभय जी प्लीज, ये चर्चा का कोई विषय नहीं है। कंप्लीट कर लेंगे अश्विनी जी को जल्दी, सर मेरे पास 1 मिनट का ही वक्त है, फिर मैं आऊंगी। अभय जी रुक जाइए। ग्रोथ रेट की जो बात है, उसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट यूपीए के काल में थी, अगर हम इस बीच में काफी रेट ऑफ ग्रोथ कम रही और हाल ही में वो दोबारा से बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन अगर एवरेज निकालते हैं तो कोरोना काल, ऑब्वियसली कोरोना काल को तो हम नहीं गिन सकते हैं, उस कालखंड को निकाल दें तो दोनों की ग्रोथ रेट का एवरेज एक ही जैसा है, लगभग 7%। ठीक है अभय जी, अब जरा बता दीजिए, विकास जी जो बैठे हैं वो कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, उस हिसाब से सवाल पूछ लूं मैं। अब मैं बहुत अच्छा नहीं वो भाजपा के हैं कि कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के हो तो मैं पूछूं, 400 रुपए तो फिर आपको बात पसंद नहीं आई। 400 रुपए का
नहीं अर्पिता जी, ये तो देखिए उनके साथ में कभी डिबेट में रहा नहीं, लेकिन अच्छा, तो चलिए सुन लेते हैं, फिर बाद में सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। सुन लीजिए, फिर बाद में सर्टिफिकेट दे दीजिएगा कि भाजपा की जो कांग्रेस के 230 रुपए की दाल हो गई विकास थी जी, जरा अर्पिता मुझे जी। तुलनात्मक ढंग पे आप भी बता दीजिए कि किसके समय पर कितना ग्रो, क्योंकि अश्विनी जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि मोर और लेस सेम ही ट्रैक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है विकास जी? अर्पिता जी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप से कनेक्टेड हूँ। लास्ट ईयर नारायण राणे जी ने टॉप 100 MSME अवार्ड दिया था मुंबई के अंदर, मैं उसमें उपस्थित भी था एज ए गेस्ट। और मैंने देखा कि एक बेंगलोर की एक महिला जो कि 60 एम्प्लॉइज के साथ में काम करती है, कंपनी का नाम माई परफेक्ट पैक और इकनी सॉफ्टवेयर, एक छोटी कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी जो कि 60 एम्प्लॉई है, वो BSE SME प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हुई। मेरे को इतनी खुशी हुई जान करके। ये जो नई नीतियां मोदी सरकार लाई है वो अच्छी है, जैसे कि मैंने ठीक है, यानी योजनाओं की यहाँ पर तारीफ हो रही है और कई सवाल भी बार बार इसी को लेकर उठते हैं, महंगाई और बेरोजगारी के लिए। समय मुझे इतनी की इजाजत देती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दंगल में जुड़ने के लिए।